Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, and the name is Employee Stock Option Plan. Employee Stock Option Plan, शॉर्ट में इसको ESOP बोलते हैं. ESOP से आपके एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी कम टाइम लगता है, काफी कम टाइम लगता है. तो इट्स बेसिकली एन इजी चैप्टर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. समझते हैं इस चैप्टर की समझते हैं इस चैप्टर को कि व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, राइट. ईसॉप. आप लोग में से कई जन इसके बारे में पहले सुन चुके होंगे अपने सीनियर्स से, फैमिली में जो एल्डर्स है उनसे सुन चुके होंगे ईसॉप के बारे में कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में. ठीक है. आज इस चैप्टर को शुरू करेंगे. ईसॉप. सो इट इज अ प्लान अंडर विच the employees are given an option to purchase the stock of a company. Now, what is a stock of a company? Stock of a company does not mean goods, does not mean stock in trade. Stock means a bundle of shares, a bundle of securities. Stock means bundle of securities, shares. It is a collective noun for shares. Collective noun for shares. मतलब number of shares put together. Collective noun for shares. So it is a plan, it is a scheme under which the employees of a company. Employees मतलब कौन से employees? कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर परमानेंट एम्प्लॉइज are given an option. Option means right. हक, जिसको एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. Right means which can be exercised, which can be exercised or not exercised. मतलब as such there is no obligation. As such there is no obligation. So it is a plan or a scheme जिसके तहत एम्प्लॉइज लोग को एक राइट दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स को सस्ते भाव में खरीद ले. तो इस प्लान के तहत कंपनी के एम्प्लॉइज लोग को एक राइट दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स को सस्ते भाव में खरीद ले. सर ये लालच कंपनी कब एम्प्लॉइज लोग को देगा? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को एक राइट देगा कंपनी के शेयर्स खरीदने का, वो भी सस्ते भाव में? क्यों ऐसा करेगा कंपनी? Why? What is the reason for making such a scheme of ESOP?
इसके पीछे का स्टोरी को समझते हैं, ठीक है, कि क्यों कंपनी ईसॉप इशू करता है, ये प्लान कंपनी क्यों बनाता है, ये स्कीम कंपनी क्यों लॉन्च करता है, अपने एम्प्लॉयज को सस्ते में शेयर्स देने का राइट कंपनी क्यों देता है, राइट क्यों देता है। क्यों का आंसर एक स्टोरी है जिसको मैं समझा रहा हूं। एक है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए करने के बाद इनका प्लेसमेंट हुआ। फर्स्ट जॉब लगा कहां पर, टीसीएस में। टीसीएस में इनको पैकेज कितने का दिया जा रहा है, सालाना 4.5 लाख। एमबीए कहां से किया था, आईआईएम से नहीं, किसी एवरेज प्राइवेट बी स्कूल से, ठीक है। तो टीसीएस में इनका नौकरी लगा, प्लेसमेंट हुआ, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जिसमें टीसीएस में इनका नौकरी एट अ पैकेज फॉर अ पैकेज ऑफ 4.5 lakhs पर एनम लगा। अब मेरे को बताओ 4.5 पर एनम सालाना के पैकेज में, सैलरी में, क्या घर का खर्चा कंफर्टेबली चल पाएगा? नहीं, थोड़े और पैसे चाहिए, ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सर एक मिडिल क्लास जिंदगी में भी 4.5 लाख कम पड़ जाएगा। अगर वो मिडिल क्लास जिंदगी भी जीता है तो 4.5 लाख उस केस में भी कम पड़ जाएगा। तो इसको तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए इसका सैलरी अच्छा होना चाहिए, इसका सैलरी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मिस्टर एक्स ने क्या किया। टीसीएस में उनका पहला जॉब है। पहला जॉब में पैकेज 4.5 lakhs का है। वाई? बिकॉज मिस्टर एक्स इज अ फ्रेशर। कम पैकेज क्यों है? बिकॉज मिस्टर एक्स इज अ फ्रेशर। तो ये चीज मिस्टर एक्स को एक्सेप्टेड है, मालूम है, फ्रेशर होने के नाते बोलकर टीसीएस में उसको 4.5 लाख का सैलरी मिल रहा है। अदरवाइज if he has experience, work experience, if he had work experience, he would have been offered a better package. तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज जस्ट अ फ्रेशर, बोलकर पैकेज 4.5 लाख रुपया का है। अदरवाइज अगर मिस्टर एक्स के पास वर्क एक्सपीरियंस होता तो 4.5 लाख से कहीं ज्यादा उसे मिल रहा होता। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया वो कहानी बता रहा था मैं। मिस्टर एक्स ने टीसीएस में काम सीखा। क्योंकि मिस्टर एक्स फ्रेशर है, टीसीएस तो पहले उससे ट्रेनिंग देगा, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। ऑन बोर्ड मींस ही इज नाउ एन एम्प्लॉय ऑफ टीसीएस। सो टीसीएस में काम कैसे होता है वो काम मिस्टर एक्स को सिखाया जाएगा। टीसीएस में काम कैसे करते हैं वो काम मिस्टर एक्स को सिखाया जाएगा, तो उसकी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग
ये ट्रेनिंग का खर्चा कौन उठाएगा? कॉस्ट कौन बेयर करेगा? टीसीएस बेयर करेगा। कॉस्ट कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली टीसीएस बेयर करेगा। ठीक है। अब जब मिस्टर एक्स को ऑन बोर्ड ट्रेनिंग मिल रही है, टीसीएस को तो मिस्टर एक्स से आउटपुट नहीं मिल पा रहा। ड्यूरिंग ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, output from Mr. X is very less, ना के बराबर। बट इसके साथ साथ जितना पैकेज है मिस्टर एक्स का, उसके अनुसार सैलरी तो मिल रहा है ना उसे। सैलरी तो उसका डे वन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, सैलरी तो मिल रहा है। यानी क्या हो रहा है, इनिशियल फ्यू मंथ्स के लिए जब मिस्टर एक्स का ट्रेनिंग चल रहा है, उसे बैठे बिठाए सैलरी मिल रहा है। ये कह सकते हैं ना, उसे बैठे बिठाए सैलरी मिल रहा है। बिकॉज मिस्टर एक्स तो अभी काम उतना कर नहीं पाएगा, क्योंकि मिस्टर एक्स के पास नॉलेज है, एमबीए किया हुआ है तो नॉलेज है, बट नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है काम में, ये एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसे काम सिखाना होगा पहले। टीसीएस उसे ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दे रहा है। काम टीसीएस में कैसे किया जाता है, कैसे होता है काम, ये सिखा रहे। और इस दौरान ट्रेनिंग के दौरान बैठे बिठाए उसे सैलरी मिल रहा है। बिकॉज इस दौरान तो टीसीएस मिस्टर एक्स से आउटपुट नहीं निकाल पाएगा ना। काम काम कितना ही कर पाएगा मिस्टर एक्स, जो टीसीएस मिस्टर एक्स आउटपुट निकालेगा। तो आउटपुट फ्रॉम मिस्टर एक्स इज वेरी लेस। ठीक है। तो और इसके साथ साथ सैलरी भी देना पड़ रहा है, बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉय। तो उसको सैलरी भी देना है, तो बैठे बिठाए मिस्टर एक्स को सैलरी मिल रहा है। कुछ महीनों में मिस्टर एक्स काम सीख जाता है। कुछ महीनों में मिस्टर एक्स काम सीख जाता है। फ्यू मंथ्स लेटर, काम सीख गया मिस्टर एक्स। अब टीसीएस से मिस्टर एक्स को आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ ही था कि आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ ही था कि 3-4 महीना तो लग गया उसको ट्रेनिंग करने में। इसके बाद से उसका आउटपुट मिलना शुरू हो गया। मिस्टर एक्स को काम आ गया, वो काम करना शुरू कर दिया। टीसीएस काम निकलवाना शुरू कर दिया। टीसीएस को मिस्टर एक्स से आउटपुट मिलना शुरू हो गया। तो टीसीएस को मिस्टर एक्स से आउटपुट मिलना शुरू ही हुआ था कि मिस्टर एक्स ने क्या किया होगा। मिस्टर एक्स ने टीसीएस को स्विच ऑफ करके विप्रो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब मिस्टर एक्स के पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब मिस्टर एक्स के पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। टीसीएस में उसने काम सीखा, 1-2 साल काम किया। ऐसा नहीं कि साल भर में ही छोड़ दिया, 1-2 साल काम किया। तो अपने से 2 साल पकड़ लेते हैं, 1-2 साल काम किया। तो फ्यू मंथ्स लेटर, यानी 1 to 2 years उसने काम किया टीसीएस में। और उसके बाद टीसीएस को छोड़कर विप्रो ज्वाइन कर लिया। ना विप्रो को जब ज्वाइन करता है, तो विप्रो में जब वो एंटर करता है, बड़ा गुमान के साथ एंटर करता है, बिकॉज अब मिस्टर एक्स के पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली विप्रो में जो मिस्टर एक्स का पैकेज होगा, दैट विल बी मच बेटर देन
rupees 4.5 lakhs, say it is 6 lakh per annum. 6 lakhs per annum, फिर भी 1.5 लाख का इंक्रीज हुआ है. इट्स अ गुड इंक्रीज. टीसीएस में बैठा होता तो ये इंक्रीज होने में टाइम लगता उसको. टीसीएस में बैठा हुआ होता ना, तो ये इंक्रीज होने में उसको टाइम लगता. कंपनी चेंज किया है तो इंक्रीज अच्छा मिला. सेम कंपनी में रहता तो इंक्रीज होने में टाइम लगता. तो विप्रो ज्वाइन किया. विप्रो में जब घुसा तो बोला मेरे पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. तो विप्रो ने उसको 6 लाख का पैकेज ऑफर किया. 6 लाख का पैकेज ऑफर किया तो उसका पैकेज अब कितना हो गया साल का? 6 लाख. 1.5 लाख का इंक्रीज मिला. गुड स्ट्रैटेजी. अब विप्रो में काम कर रहे हैं. विप्रो भी थोड़ा ऑनबोर्ड ट्रेनिंग देगा मिस्टर एक्स को. थोड़ा सा, कुछ ही दिनों का, महीनों का नहीं, कुछ ही दिनों का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग देगा. बिकॉज दो टीसीएस एंड विप्रो एक ही लाइन के कंपनीज है. एक ही लाइन के कंपनीज है, आईटी कंपनीज है. बट हर एक कंपनी का काम करने का स्टाइल, ऑपरेशंस डिफरेंट होता है. तो विप्रो भी उसको कुछ एक दिन ऑनबोर्ड ट्रेनिंग देगा जिससे वो विप्रो का काम करने का स्टाइल समझ जाए. अदरवाइज उसको काम करना आता है. तो विप्रो में काम किया. विप्रो में भी 2-1 साल टिका वो. 6 लाख से कहाँ घर खर्चा चलने वाला है? 6 लाख से कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने अफोर्ड कर सकते हैं क्या? एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं ना. मिडिल क्लास के लिए भी 6 लाख कम है. तो विप्रो में भी 1-2 साल काम करके ही स्विच ऑफ विप्रो एंड जॉइंस इन्फोसिस. अब जब वो इन्फोसिस ज्वाइन कर रहे, he has 4 years of work experience, which is good. कितना पैकेज है? ₹9 lakhs. डेफिनेटली 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ मिस्टर एक्स का पर्सनालिटी और उसका जो प्रेजेंटेशन है इंटरव्यू में, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इम्प्रेसिव टू द इंटरव्यूअर्स. बोलकर उसको 9 लाख का पैकेज मिल रहा है. तो देखो 4 साल में 4.5 से 9 लाख, डबल. ऐसा बहुत होने लग गया. इससे नुकसान में कौन है? फायदे में तो मिस्टर एक्स है. नुकसान किसका है? नुकसान टीसीएस का है, थोड़ा विप्रो का है. यानी कंपनीज का नुकसान ज्यादा है. बिकॉज एम्प्लॉयज काम सीख कर दूसरे कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं जल्द ही फॉर अ बेटर पैकेज. विप्रो में भी देखो ना कितना ही साल टिका वो, 1-2 साल टिका. तो विप्रो भी उससे काम काम निकलवा ही रहा था कि उसने विप्रो को भी छोड़ दिया और इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया. इन्फोसिस में नाउ ही गेट्स अ decent package of 9 lakh rupees. Decent package, not good but a decent package of 9 lakh rupees, which is good for a 4 year वर्क एक्सपीरियंस. मतलब 4 साल में उसका डबल पैकेज हो गया. कहने का सेंस ये है, इट इज गुड इन दैट वे. तो इसमें नुकसान, ज्यादा नुकसान टीसीएस का है, थोड़ा सा नुकसान विप्रो का है. तो कंपनीज लॉस में है. बिकॉज टीसीएस का एग्जांपल अगर मैं लूं तो टीसीएस ने तो पूरा काम सिखाया था इसको. जिसका खर्चा टीसीएस ने ही बेयर किया था. पूरा ट्रेनिंग टीसीएस ने दिया था.
और टीसीएस ने इसे बैठे बिठाए सैलरी भी दिया था कुछ महीनों के लिए जब तक ट्रेनिंग चल रही थी। तो टीसीएस को काफी नुकसान हुआ। टीसीएस ने सोचा कि फ्रेशर को उठाएंगे, सस्ते में मिल जाएगा फ्रेशर, काम सिखा देंगे और काम निकलवाएंगे। बट उसने क्या किया, काम सीखकर काम छोड़ दिया, नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया। टीसीएस का हो गया पोपट। नुकसान में है टीसीएस। कंपनीज इस तरीके से उनका ट्रेनिंग का खर्चा, एम्प्लॉय को बैठाकर सैलरी देने का खर्चा, ये सारे खर्चे इनकर हो रहे थे, तो कंपनीज को नुकसान हो रहा था। तो बोलकर कंपनीज ने ये देखा, सोचा, जब ये देखा ये सोचा कि ये तो एम्प्लॉयज तो काफी लालची लोग हैं। लालच कोई बुरी बला नहीं है, ठीक है। लालच कोई बुरी बला नहीं, सबसे बड़ा भ्रम है कि लालच बुरी बला है। लालची होना थोड़ा कुछ हद तक जायज है। ज्यादा लालच बुरी बला है, बट कुछ हद तक जायज है। तो वो देखता है कि एम्प्लॉयज लोग तो काफी लालची हैं। इन लोग काम सीखते फिर काम छोड़ देते हैं, काम सीखते काम छोड़ देते हैं। तो इन्हें टिका कर कैसे रखें। कंपनी जो सोच में पड़ गई कि एम्प्लॉयज लोग को टिका कर कैसे रखें, इनके मन में कैसे लालच डाले कि थोड़ा साल, कुछ साल, कुछ साल काम कर लो, जिससे कि तुम्हें काम सिखाने में जो खर्चा लगा है, तुम्हें बैठाकर सैलरी जो दिए हैं, वो खर्चा तो कम से कम हम वसूल कर पाए। मेरे वसूल करने से पहले ही एम्प्लॉयज लोग कंपनीज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही कंपनीज सोच रही है, कंपनियां यही सोच रही हैं कि इन्हें क्या लालच दे जिससे कि वो कंपनी में टिके, तुरंत छोड़ के ना जाए। बिकॉज इनको काम सिखाने में जो खर्चा लगा है और बैठकर सैलरी देने में जो कॉस्ट अपने बियर किए हैं, कम से कम उतना तो निकाल पाए आउटपुट इन एम्प्लॉयज में से। तो वो तो तभी संभव है जब ये एम्प्लॉयज कंपनी में टिके रहेंगे। छोड़ देंगे तो कैसे पॉसिबल होगा। तो उन्हें बनाए रखने के लिए, कंपनी में टिकाने के लिए क्या लालच दे। बिकॉज इन लोग तो लालची है, इन लोग तो लालची, तो इनके मन में कुछ तो लालच देना पड़ेगा जिससे ये कंपनी में रुक जाए। तो व्हाट इज दैट ग्रीड? दैट ग्रीड इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनीज ने क्या बोला एम्प्लॉयज को, कंपनीज ने क्या बोला एम्प्लॉयज को कंपनीज ने क्या बोला एम्प्लॉयज को कि अगर 3 साल, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3 साल ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, हर कंपनी 3 साल ही फॉलो करती है, ये कंपनीज टू कंपनी डिफर होता है। तो इस प्लान के तहत कंपनीज ने क्या बोला एम्प्लॉयज को कि अगर 3 साल तुम कंपनी में परफॉर्म करो, अपनी सर्विसेज दो। 3 साल क्यों? एग्जाम्पल सर, आपने एग्जाम्पल 3 साल, एग्जाम्पल जैसे 3 साल क्यों? क्या सोचकर 3 साल या 2 साल या 4 साल, जो भी कंपनी फिक्स करता है, क्या सोचकर? कंपनी को पता है कि जितना मेरा ट्रेनिंग का खर्चा लगा और जितना इसको सैलरी देते हैं, उसका 4-5 गुना वो 3 साल में से निकाल निकाल लेगा। जितना इसको सैलरी देते, जितना इसका ट्रेनिंग का खर्चा लगा, उसका 4-5 गुना कंपनी 3 साल के भीतर इस एम्प्लॉय से निकाल लेगा। इतना कंपनी को खुद पर कॉन्फिडेंस है। सोच रहे यही हकीकत है। जितना आपको पैकेज मिलता है ना, उससे 4-5 गुना आउटपुट कंपनी आपसे चाहेगा, और वो निकाल लेगा आपसे, निकलवाएगा आपसे, उतना का आउटपुट निकलवाएगा, उसके बिना छोड़ेगा नहीं। राइट।
तो 3 साल क्यों? 3 साल में कंपनी को पता है, टीसीएस को पता है कि 3 साल के भीतर जितना इस बंदे को सैलरी पे किया है और जितना इसको काम सिखाने मेरा ट्रेनिंग का कॉस्ट इनकर हुआ है, उससे 3-4 गुना तो मैं रिकवर कर ही लूंगा। इतना का आउटपुट तो कंपनी निकाल ही लेगा। इतना का आउटपुट तो कंपनी निकाल ही लेगा। तो इसलिए कंपनी बोला कि 3 साल, ज्यादा नहीं, 3 साल। 3 साल कंपनी में परफॉर्म करो, कंपनी को सर्विसेज दो, कंपनी को सेवाएं दो। तो 3 साल के बाद हम तुम्हें एक वरदान देंगे। मतलब 3 साल तपस्या करो। तप ही तो है। किसी कंपनी में सुबह 10 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक खटना, ये तप नहीं तो क्या है? कोल्हू की बैल की तरह खटना, ये तप नहीं तो क्या है? तो 3 साल कंपनी में तपस्या करो, परफॉर्म करो, परफॉर्मेंस यानी कि सर्विसेज दो कंपनी को, कंपनी में टिके रहो 3 साल। 3 साल तप करने के बाद, तपस्या करने के बाद तुम्हें एक वरदान मिलेगा। चाहो तो वो वरदान स्वीकार करना या ठुकरा देना, ये तुम्हारे निजी डिसीजन पर डिपेंड कर देगा। तो एक राइट मिलेगा। वरदान क्या है? सुनकर चौंक जाओगे। कंपनी बोलता है एम्प्लॉइज को कि एम्प्लॉइज, अगर तुम 3 साल मेरी कंपनी में काम कर लिए, 3 साल के बाद तुम्हें कंपनी के एम्प्लॉइज से कंपनी का मालिक बना देंगे। ठोको ताली। 3 साल अगर तुम कंपनी में काम कर लिए, तो 3 साल के बाद तुम्हें कंपनी के नौकर में से मालिक बना देंगे। एम्प्लॉय में से, एम्प्लॉय से शेयर होल्डर बना देंगे। एम्प्लॉय से शेयर होल्डर बना देंगे, तुम्हें शेयर्स देकर, वो भी मार्केट से सस्ते भाव में। तुम्हें एम्प्लॉय से शेयर होल्डर बना देंगे, तुम्हें शेयर्स इशू करके मार्केट से सस्ते भाव में। तो 3 साल के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? एक वरदान, मौका, हक, कंपनी के मालिक बनने का। कंपनी के मालिक बनने का, शेयर होल्डर बनने का। शेयर्स इशू करेंगे तुम्हें मार्केट से सस्ते भाव में। समझ में आया? दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। प्लान ही तो है, स्कीम ही तो है, षड्यंत्र ही तो है, साजिश है, चाल है, षड्यंत्र है। और कोई इसमें कोई कंपनी कोई गलत नहीं है। कंपनी है, बिजनेस करने बैठा है। बिजनेस करने बैठा है, तो बिजनेस तो करेगा ही। आज अगर एम्प्लॉय को 4.5 लाख का पैकेज दे रहा है, तो कम से कम 13.5 लाख तो उससे निकलवाएगा ही एज आउटपुट। तब ना 4.5 लाख कंपनी को पोसाएगा। बट ये देखो एम्प्लॉयज लोग क्या कर रहे हैं, श्याणापंती कर रहे हैं। काम सीख कर दूसरे कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं। रोकने के लिए लालच दे रहा है कंपनी। क्या गलत कर रहा है?
क्या गलत कर रहा है? रोकने के लिए लालच दे रहा है, बोल रहे हैं 3 साल कंपनी में काम कर लो, नौकर से मालिक बना देंगे, एम्प्लॉय से शेयर होल्डर बन जाओगे। एम्प्लॉय को बोल रहा है तुम्हें शेयर्स खरीदने का राइट मिलेगा, वरदान मिलेगा। वरदान ही तो है, कंपनी का शेयर्स इतने सस्ते पानी भाव में खरीदने का राइट वरदान ही तो है। तो ये वरदान मिलेगा। दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, a plan wherein the employees are given an option to purchase shares of a company at a very, very cheap price. Stock means bundle of shares. समझ में आया? ओके। अब कंपनी है, कंपनी अपना प्लान कायदे से समझा रहे हैं। ईसॉप का जो प्लान है ना, वो काफी कायदे से समझा रहे हैं। कंपनी क्या करता है? ऑब्वियसली स्कीम लॉन्च किया है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा। ये स्कीम का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ना। और आप खुद ही सोचो, एम्प्लॉयज खुद भी चाहेगा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बना ले, अग्रीमेंट बना ले। कहने का मतलब ये है कि अग्रीमेंट बना ले कि कंपनी सच में 3 साल के बाद एम्प्लॉयज को ये भाव में शेयर्स इशू करेगा। तो कंपनी और एम्प्लॉयज दोनों आपस में एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। दैट डेट इज कॉल्ड द ग्रांट डेट। So grant date is the date on which the employees are granted the options. It is the date on which the agreement or contract is signed between the employees and the company for ESOP. ठीक है, लिखो, कॉपीज को खोलो, चैप्टर का हेडिंग डालो और ग्रांट डेट लिखो। चैप्टर का हेडिंग डालो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ग्रांट डेट लिखने से पहले एक चीज लिखो, लेट अस अंडरस्टैंड। अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड काट दो। हेडिंग लिखा, चैप्टर का हेडिंग देखा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पहले थोड़ा समझा देता हूं, लिखवा देता हूं। समझा तो दिया, लिखवा देता हूं। फिर उसके बाद ये सब ग्रांड डेट क्या होता है, मतलब ईसॉप से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, वो सब डिस्कस करते हुए लिखवाते जाऊंगा। ठीक है, अब ईसॉप के बारे में लिखूं, लिखूं, employee stock option plan is an option employee stock option plan is an option given to the directors or permanent employees. Employee stock option plan is an option given to the directors or permanent employees, given to the directors or permanent employees of the company to purchase the shares at a concessional price. To purchase the shares at a concessional price. To purchase the shares at a concessional price on a future date.
to purchase the shares at a concessional price on a future date. On a future date. लिखा? So ESOP yani employee stock option plan is an option given to the directors or permanent employees of the company to purchase the shares at a concessional rate on a future date. सुनो, याद करो जब अपने इशू फोरफीचर री इशू एंड प्रोरेटर अलॉटमेंट का चैप्टर कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक चीज सीखा था, एक चीज जाना था कि कंपनीज एक्ट 2013 does not allow the shares to be issued at a discount. Shares cannot be issued at a discount. Shares cannot be issued at a discount. But इस रूल का एक एक्सेप्शन है and the exception is employee stock option plan. यानी जब कंपनी ईसॉप के अंडर में शेयर्स इशू करेगा तो डिस्काउंट में इशू कर सकता है। पब्लिक में जब शेयर्स इशू करेगा या किसी और को जब शेयर्स इशू करेगा तो डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता। स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईसॉप के शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर, लेट अस अंडरस्टैंड a few terms. Let us understand a few terms relating to ESOP. Let us understand a few terms relating to ESOP. Let us understand a few terms relating to ESOP. वन में लिखो ग्रांट डेट। Grant date means the date on which the company's grant ESOP to the employees under a contract. Grant ESOP to the employees under a contract. ठीक है, तो ग्रांट डेट इज द अग्रीमेंट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट। ये चीज क्लियर हो गया? देखो ग्रांट डेट में, ग्रांट डेट में ये फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है, अग्रीमेंट हो जाता है कि शेयर्स को किस भाव में खरीद सकता है एम्प्लॉइज। दैट इज कॉल्ड द एक्सरसाइज प्राइस। लिखना नहीं है, सब कुछ लिखवा दूंगा। दैट इज कॉल्ड द एक्सरसाइज प्राइस, यानी सस्ता भाव। जो प्राइस एम्प्लॉइज पे करके शेयर्स खरीद पाएंगे, कंसेशनल प्राइस, दैट इज कॉल्ड द एक्सरसाइज प्राइस। in order to exercise the option means purchase the shares, the price paid by the employees is called exercise price. तो ग्रांट डेट में ये फिक्स हो जाता है।
सपोज ये तय हुआ है ₹50 का, ठीक है। ग्रांड डेट में यानी जिस दिन अग्रीमेंट चल रहा है, अग्रीमेंट बनाया जाए गया, अग्रीमेंट बनाया गया है और साइन करवाया गया है, उसी दिन इस ऑप्शन की कीमत लगाई जाएगी। आप खुद ही सोचो ना, जिस दिन अपने अग्रीमेंट करते हैं, जिस भी चीज का अग्रीमेंट कर रहे हैं, उसका कीमत उसी दिन लगाते हैं। सपोज अगर मैं आपसे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, तो उसका प्राइस अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा ना। उस प्रॉपर्टी का कीमत ऑब्वियस सा बात है एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। तो ग्रांड डेट के दिन ऑप्शन का वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, जिसको अपने इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, यानी अंदरूनी वैल्यू, रियल वैल्यू, ऑप्शन का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। यानी ऑप्शन का क्या कीमत है, इसका कीमत निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मार्केट प्राइस। एम्प्लॉय ये देखता है कि जो शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मेरे को दिया जा रहा है, वो शेयर्स का मार्केट में कितना प्राइस है। मार्केट प्राइस कितना है, यानी आज का भाव। यानी जो ऑप्शन मेरे को दिया जा रहा है शेयर्स खरीदने का, उन शेयर्स का मार्केट में दाम कितना है आज से ₹500 है। यानी ये ऑप्शन देने का कीमत कितना चुकाया कंपनी, कंपनी ने इसका कितना कीमत चुकाया? 450। What is the value of option to the employees? ₹450. Intrinsic value. So intrinsic value is what? Market price minus exercise price. So I can say that IV, intrinsic value, is equal to market price minus exercise price. तो ₹450 का कीमत कंपनी ने चुकाया है। ये एग्रीमेंट साइन करके, करवा के कंपनी ने ₹450 का कीमत चुकाया है। ₹450 का कीमत चुकाया है कंपनी ने, बिकॉज यही शेयर्स अगर कंपनी पब्लिक में एज इट इज इशू करता, कंपनी का शेयर्स का दाम कितना चल रहा है? 500। तो कितना का इशू प्राइस रख पाता कंपनी? 500 का इशू प्राइस रख पाता, तो 500 में शेयर्स को इशू कर पाता, 500 में शेयर्स को इशू कर पाता। बट ये ईसॉप के चक्कर में ₹50 में शेयर इशू करना पड़ रहा है। तो कितना कीमत चुकाया? 450। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? 450। तो अग्रीमेंट वाले दिन ये तीन चीज निकाल लिया जाता है। यानी ग्रांड डेट वाले दिन ये तीन चीज निकाल लिया जाता है। लिखो, ये पॉइंट 1 में ही, पॉइंट 1 के नीचे ऑन द ग्रांड डेट, पॉइंट 1 के नीचे ऑन द ग्रांड डेट द करेंट मार्केट प्राइस exercise price of the option
and its intrinsic value is ascertained. समझ में आया? ठीक है। अब ग्रांट डेट के बाद क्या चालू होगा? अग्रीमेंट साइन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ग्रांट डेट के बाद क्या होगा? एम्प्लॉयज लोग को कंपनी में काम करना है। अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कम से कम 3 साल काम करना है। तो कम से कम कंपनी में 3 साल काम करनी होगी, सर्विसेज देनी होंगी, सेवाएं देनी है। तो ग्रांट डेट के बाद शुरू होगा, ग्रांट डेट के बाद शुरू होगा परफॉर्मेंस पीरियड, जिसमें सर्विसेज देनी है। 3 साल, 3 साल। तब जाकर, तब जाकर, तब जाकर एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन मिलेगा, यानी वरदान मिलेगा। तब जाकर वरदान मिलेगा। तो वरदान पाने के लिए 3 साल तपस्या करनी होगी। 3 साल के लिए कंपनी में सर्विसेज देनी होंगी। 3 साल तपस्या करो, 3 साल के बाद कंपनी ऑप्शंस, ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के लिए देगा, वरदान दे देगा कि ये लो तुम्हारा शेयर्स, खरीदना है तो खरीदो, ये लो कंपनी का शेयर्स खरीदना है तो खरीदो। सो वी से दैट द ऑप्शंस शैल वेस्ट अपॉन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्शंस शैल वेस्ट अपॉन, मतलब ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का राइट, हक एम्प्लॉय के पास आ जाएगा। तो उसको अच्छे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्शन शैल वेस्ट अपॉन, मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज करने का राइट, हक एम्प्लॉयज के पास आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को मिल जाएगा वो राइट, एम्प्लॉयज के हाथ में आ जाएगा। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलता है? ऑप्शन शैल वेस्ट अपॉन। यानी अब एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेयर्स 50 रुपीज देकर खरीदे या ना खरीदे। तो ये जो 3 साल का तप है ना, ये 3 साल के तप को हम लोग वेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं, यानी तपस्या पीरियड, वेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं। ये जो 3 साल तप करना है ना, ये 3 साल के तप के समय को अपने वेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं। लिखो, 2 में लिखो वेस्टिंग पीरियड। It is the time period for which, it is the time period, लिखो, it is the time period, it is the time period after the grant date, it is the time period it is the time period after the grant date
that the employees have to work in the company so that the options shall vest upon them. So that the option shall vest upon them. So that the options shall vest upon them. समझ में आया? ठीक है, तो ये वेस्टिंग डेट है। अब यहां से एम्प्लॉयज के पास जब ऑप्शंस एक्सरसाइज करने का राइट आ जाता है तो इसे हम एक्सरसाइज डेट भी बोलते हैं। मतलब ये जो तारीख है, ये वाला वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद एम्प्लॉयज ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि रातों रात सोचकर बताना है कि तुम्हें शेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए। रातों रात नहीं सोचना है, रातों रात ये फैसला नहीं लेना है कि ऑप्शंस एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। रातों रात ये घड़ी फैसला नहीं लेना है। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, यानी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इसमें आप सोचने का काम करो कि आपको ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लो, अगर नहीं चाहिए तो जाने दो, क्या दिक्कत है। तो सोचने का टाइम भी मिलता है, ये सोचने का टाइम है। लिखो 3 में एक्सरसाइज पीरियड। It is the time period given. It is the time period given to exercise the option by paying the exercise price. It is the time period given to exercise the option by paying the exercise price. Full stop. The exercise period starts. The exercise period starts immediately after the vesting period ends. The exercise period starts immediately after the vesting period ends. The exercise period starts immediately after the vesting period ends. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सर एक्सरसाइज पीरियड का भी एक टाइम लिमिट है, वो अपने को समझ में आ गया। एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद क्या होगा ऑप्शंस का? जो ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए हैं उन एम्प्लॉयज को शेयर्स मिल जाएंगे, और जिन एम्प्लॉयज ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया उनका ऑप्शन हो जाएगा लैप्स। उनका ऑप्शन हो जाएगा लैप्स। जिन एम्प्लॉयज ने अपना ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं किया उनका ऑप्शंस हो जाएगा डेड।
लैप्स, कैंसल। ऑब्वियस सा बात है ना, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम लिमिट दिया था। समझ में आया ना? खत्म होने पर ऑप्शंस हो जाएगा लैप्स। लिखो। 1 मिनट दो। हाँ लिखो, एक्सरसाइज प्राइस 4 में लिखो, एक्सरसाइज प्राइस। 4 में लिखो एक्सरसाइज प्राइस। इट इज द प्राइस, it is the price that is to be paid by the employees. It is the price that is to be paid by the employees. It is the price that is to be paid by the employees to exercise the option. That is, get the shares. To exercise the option, that is, get the shares. That is, get the shares. 5 में लिखो market price. It is the market price of the shares on the grant date. डैश देके लिखो, it is the market price of the shares on the grant date. It is the market price of the shares on the grant date. It is the market price of the shares on the grant date. Then लिखो intrinsic value of option. Is equal to market price minus exercise price. It is also called fair value of the option. It is also called fair value of the option. It is also called a fair value of the option. It is also called a fair value of the option. लिखा। इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, in this chapter we shall discuss the account. In this chapter we shall discuss the accounting procedure for ESOP. In this chapter we shall discuss the accounting procedure for ESOP. समझ में आया ESOP का मतलब क्या होता है? ESOP से जुड़े हुए कुछ टर्म्स का माने क्या है, मीनिंग क्या है, एंड हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इसका एक आइडिया मिला, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के पहले पड़ाव की तरफ, जो कि है पहला मतलब इंपॉर्टेंट पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है ईसॉप को इस ईसॉप को अकाउंटिंग कैसे करेगा कंपनी, ईसॉप की अकाउंटिंग कैसे करेगा कंपनी, उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है।
चलो शुरू करते हैं। देखो, ये टाइमलाइन जो आपके सामने है, पहले है ग्रांड डेट, उसके बाद है वेस्टिंग पीरियड, परफॉर्मेंस पीरियड। परफॉर्मेंस पीरियड, वेस्टिंग पीरियड एंड किस दिन हो रहा है उसको अपने वेस्टिंग डेट, एक्सरसाइज डेट बोलते हैं। फिर वहां से एक्सरसाइज पीरियड चालू होगा। एक्सरसाइज पीरियड खत्म तो ऑप्शंस हो जाएंगे लैप्स, कैंसिल कर देंगे ऑप्शंस को, लैप्स हो जाएगा ऑप्शन। तो ये टाइमलाइन है। अब ये टाइमलाइन में ईसॉप की अकाउंटिंग को कैसे करना है वो डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। क्या होता है ऑप्शन में, ऑप्शन देने में कंपनी को कंपनी को एक नुकसान उठाना होता है। सर कैसे? खुद ही देख लो। जिस दिन ऑप्शन ग्रांट किया उस दिन मार्केट का प्राइस 500 रुपया है। यानी कंपनी अगर चाहे तो नया शेयर्स पब्लिक में 500 रुपया में इश्यू कर सकता है, बट कंपनी ये शेयर्स खरीदने का ऑप्शन यानी राइट एम्प्लॉयज को दे रहे हैं केवल 50 रुपए में। तो इसके चलते कंपनी को नुकसान कितना का भुगतना पड़ रहा है, कितना का कीमत चुकाना पड़ रहा है? 450। ठीक है। जिस दिन ऑप्शन ग्रांट कर रहे हैं उस दिन मार्केट में प्राइस 500 रुपये है। जब एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा, जब एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा तो एम्प्लॉयज लोग इस ऑप्शंस को 50 रुपीज देकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कंपनी को नुकसान 450 का होगा। अब ये 450 का नुकसान कंपनी को पहले से पता है, राइट फ्रॉम द ग्रांड डेट। इस पॉइंट से, राइट फ्रॉम द ग्रांड डेट, इस पॉइंट से कंपनी को नुकसान पता है कि कंपनी के साथ ऐसा होने वाला है। जब एम्प्लॉयज 50-50 रुपया का, 50-50 रुपया देकर ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे तो कंपनी को 450 का दर्द महसूस होते जाएगा। ये नुकसान के बारे में कंपनी को राइट फ्रॉम डे वन ग्रांड डेट से पता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? मेरी भाषा में मैं समझाता हूं, मेरी भाषा में मैं समझाता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि दूर से अगर कोई लॉस नजर आ रहा है ना तो उसको पास जाकर गले लगा लो, और अगर दूर से कोई प्रॉफिट नजर आ रहा है तो उसको तब तक गले मत लगाओ जब तक कि वो प्रॉफिट आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। ये लॉस होने वाला है 3 साल बाद, जिसका पता कंपनी को अभी से है। तो कंपनी अभी से ये लॉस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। कहते हैं ना, लॉस के लिए प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देगा। ऐसे बोलो, लॉस होने वाला है 3 साल बाद, जिसका प्रोविजन अभी से कंपनी बनाना स्टार्ट कर देगा। कब तक बनाएगा? जब तक लॉस होने का टाइम ना आ जाए। यानी कब तक? एक्सरसाइज डेट तक, इस पीरियड।
कंपनी क्या करेगा, ये नुकसान का प्रोविजन यानी तैयारी करेगा। नुकसान होने वाला है, रेडी है कंपनी इसके लिए। रेडी मतलब तैयारी करेगा, कैसे? प्रोविजन बनाकर। जैसे हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं ना, 10 लोग हैं, तो 10 लोग का खाने का प्रोविजन रख के जाते हैं कि लोग खाएंगे, 10 लोग खाएंगे, तो उतना खाने का तैयारी करके जाते हैं। वैसे कंपनी क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। जो लॉस होने वाला है उसका प्रोविजन क्रिएट कर रही है, उसके लिए प्रोविजन बना रही है। कब से कब तक बनाएंगी? जब से लॉस का पता था। कब तक बनाएंगी? जब तक लॉस हो जाएगा। लॉस की तैयारी करनी है ना, तो कब से कब तक प्रोविजन बनाना है? लॉस लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी करनी है, तो लॉस का प्रोविजन बनाना है। लॉस का प्रोविजन कब से कब तक बनाना है? जब से लॉस होने का पता चला, ग्रांड डेट से पता चला। कब तक बनाना है? जब तक लॉस हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक्सरसाइज डेट तक। तो 450 का जो लॉस कंपनी को हुआ है, इसके लिए कंपनी प्रोविजन क्रिएट करेगा थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड, थ्रू आउट द परफॉर्मेंस पीरियड, right from the grant date till the vesting date. Right from the grant date till the vesting date. Right from the grant date till the vesting date. ये टाइम पीरियड के अंतराल में कंपनी प्रोविजन बनाएगा। बिकॉज जब ऑप्शंस एक्सरसाइज होने लगेंगे तो कंपनी को 450 का नुकसान होगा, जिसका पता कंपनी को ग्रांट डेट से ही है। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, अगर लॉस दूर से नजर आ रहा है तो उसको पास जाकर गले लगाना है, यानी लॉस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है। कहने का मतलब है वो लॉस के लिए प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर दो। कब से? जब से लॉस होने का खबर मिला। कब तक? जब तक लॉस हो ना जाए। तो ग्रांट डेट से लेकर वेस्टिंग पीरियड तक कंपनी प्रोविजन बनाएगा। प्रोविजन बनाने के लिए क्या एंट्री पास करेगा? ध्यान से सुनना। अच्छा, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस, ऐसा कभी सुना है क्या अकाउंट्स में? प्रोविजन फॉर सो एंड सो एक्सपेंस सुना है ना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सुना है? तो वैसे इसके लिए भी प्रोविजन बनेगा। क्या एंट्री बनेगा? ध्यान से देखना। हाँ, लिखना नहीं है, लिखा मैं दूंगा। लिखा मैं दूंगा, लिखना नहीं है आपको। अभी खाली देखना है। और एंट्री का डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, मतलब डेबिट क्रेडिट कौन सा अकाउंट क्यों हो रहा है, वो समझना है। डेबिट क्रेडिट कौन सा अकाउंट क्यों हो रहा है वो समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रोविजन ग्रांट डेट से लेकर वेस्टिंग डेट तक बनाना है, ये कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया। यानी प्रोविजन अपने को वेस्टिंग पीरियड, परफॉर्मेंस पीरियड में बनाना है, ये कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया। यस और नो? चलो। जिस दिन कंपनी ऑप्शंस ग्रांट करता है ना, उस दिन तो केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो उस दिन कोई एंट्री पास नहीं होता। डे जीरो में कोई एंट्री पास नहीं होता, बिकॉज उस दिन तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है।
कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। फिर ग्रांट डेट के बाद हर साल ईयर एंड में, ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में एंड ईयर 3 के एंड में, हर साल ईयर के एंड में कंपनी प्रोविजन बनाएगा। प्रोविजन बनाने के लिए क्या एंट्री पास करेगा? एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय। मैं सब कुछ बता दूंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है या क्रेडिट क्यों हो रहा है। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कौन मेरे को बता सकता है इसमें से प्रोविजन अकाउंट कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला। बिकॉज प्रोविजन को हमेशा अपने लोग क्रेडिट करते हैं। whenever we create any provision, the provision account is always credited. एक्सपेंस डेबिट होता है, बट एक्सपेंस के लिए जो प्रोविजन बना रहे हैं दैट हैज टू बी अ क्रेडिट। खुद सोचो, आप प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? टू बियर द एक्सपेंस, और एक्सपेंस डेबिट होता है तो प्रोविजन हैज टू बी क्रेडिटेड। उसके लिए जो प्रोविजन बनाओगे, बनाते टाइम वो क्रेडिट होगा, तभी ना वो एक्सपेंस का डेबिट बर्दाश्त कर पाएगा। लॉजिकली सोचो, अपने प्रोविजन क्यों बनाते हैं? टू बियर द एक्सपेंस। एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो डेबिट को बियर करने के लिए प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट होना पड़ेगा। यानी प्रोविजन अकाउंट के पास क्रेडिट बैलेंस चाहिए होगा, तब ना जाके वो एक्सपेंसेस का डेबिट को बर्दाश्त कर पाएगा। तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है, प्रोविजन क्रेडिट होता है। समझ में आया? ओके। देन अब देखो, इसमें एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट हो रहा है टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज प्रोविजन अकाउंट। ये एक्सपेंस अकाउंट है। हर एक्सपेंस, हर इनकम का अल्टीमेट डेस्टिनी, यानी हर नॉमिनल अकाउंट का अल्टीमेट डेस्टिनी इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। तो ये जो एक्सपेंस है ये अल्टीमेटली कहां जाकर एंड होगा, खत्म होगा, स्क्वायर ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक्सपेंसेस का डेस्टिनी कहां पर है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट के डेबिट साइड में टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के साइड में टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बना? एंट्री क्या बना? एंट्री बना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। इससे हो क्या रहा है?
इससे हो ये रहा है कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस स्क्वायर ऑफ हो जा रहा है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस ऊपर डेबिट है, नीचे क्रेडिट है, तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ये हर नॉमिनल अकाउंट का कहानी है, हर एक्सपेंस हर इनकम का कहानी है कि वो अल्टीमेटली ईयर के एंड में स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाकर स्क्वायर ऑफ यानी खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये दो एंट्रीज का इफेक्ट क्या आया बुक्स में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अल्टीमेटली ये दो एंट्रीज का इफेक्ट बुक्स में क्या आया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? मीनिंग ये है, आप स्टेटमेंट है, आप क्या कर रहे हो? प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। प्रोविजन क्रिएट करना है, क्या चीज के लिए क्रिएट करना है? जो नुकसान होने वाला है उसके लिए क्रिएट करना है। नुकसान तो डेबिट होता है, तो नुकसान के लिए जो प्रोविजन बनाओगे उसे क्रेडिट करना होगा। तो प्रोविजन अकाउंट क्रिएट करते टाइम उसे क्रेडिट करेंगे, प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट का जो अमाउंट है वो अमाउंट कहां से निकालोगे, कहां से लेकर आओगे? प्रोविजन अकाउंट को जो क्रेडिट करना है फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसको बियर करने के लिए, वो अमाउंट कहां से लाओगे, वो पैसे कहां से लाओगे? प्रोविजन अकाउंट को क्रिएट करने के लिए पैसे कहां से लाओगे, अमाउंट कहां से लाओगे, मनी कहां से लाओगे? प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होगा। बट क्रेडिट करने के लिए अमाउंट कहां से लाओगे, कहां से निकालोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालना है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिक्रीज होगा, यानी डेबिट होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वही चीज हो रहा है इसमें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। समझ में आया ना? किसी को अगर क्लास 11 में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर याद होगा तो उसने शायद ऐसा कुछ किया होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देन पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये किया है कि नहीं किया? वही तो है इधर में। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस खर्चा है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस खर्चा है, अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, खर्चे के लिए प्रोविजन बना रहे, प्रोविजन क्रेडिट। खर्चा को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन में मनी ट्रांसफर हो रहा है, पीएल से मनी ट्रांसफर हो रहा है, यानी कंपनी का अल्टीमेटली जो लॉस है वो पीएल में डेबिट हो ही जा रहा है।
पीएल उस बर्डन को उठा रहे, पीएल इज बियरिंग द बर्डन। तो इस तरीके से हर साल ईयर के एंड में जो वेस्टिंग पीरियड है ना, परफॉर्मेंस पीरियड, तपस्या वाला पीरियड, थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड, हर साल ईयर के एंड में दो एंट्रीज पास करना। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, then statement of profit and loss debit to employee compensation expense account। सर ओवरऑल तो 450 रुपया का लॉस है, हर ऑप्शन के पीछे ओवरऑल 450 रुपया का लॉस है। तो ओवरऑल हर ऑप्शन के पीछे 450 रुपया का प्रोविजन बनाना है, यानी इन टोटल प्रोविजन अकाउंट में 450 रुपया आना चाहिए। प्रोविजन अकाउंट बोले तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, इसको शॉर्ट में ईसो अकाउंट बोलो ना, ईसो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी 450 रुपीज ईसो अकाउंट में आना चाहिए। हर ऑप्शन के पीछे नुकसान कितने का है? 450 का। तो प्रोविजन अकाउंट में 450 रुपया आना चाहिए, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ईसो अकाउंट में 450 रुपया आना चाहिए। प्रोविजन आप हर साल बना रहे, ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड, थ्रू आउट द परफॉर्मेंस पीरियड। तो ये जो 450 रुपया का प्रोविजन होगा, वो एक ही बार में प्रोविजन अकाउंट में नहीं लाना है, हर साल थोड़ा 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 करके 450 रुपया का प्रोविजन बनाना है, हर साल थोड़ा 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 करके 450 रुपया का प्रोविजन बनाना है। इस अकाउंट में 450 रुपया थर्ड ईयर के एंड में, यानी वेस्टिंग डेट में, वेस्टिंग पीरियड के एंड में 450 रुपया आना चाहिए। हर ऑप्शन के पीछे 450 रुपया का नुकसान है, जिसके लिए प्रोविजन 3 साल में बनाया जा रहा है। तो तीनों साल का जो प्रोविजन है वो मिलाकर 450 रुपया होना चाहिए। ईयर 1 के एंड में आप ये दो एंट्रीज पास कर रहे हो, ईयर 2 के एंड में ये दो एंट्रीज पास कर रहे हो, ईयर 3 के एंड में फिर से आप ये दो एंट्रीज पास कर रहे हो। तो तीनों साल का मिलाकर ईसो अकाउंट में टोटल क्रेडिट बैलेंस 450 का होना चाहिए, यानी प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 450 का होना चाहिए। बोला ना प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तभी ना जाकर वो लॉस को बियर कर पाएगा। तो प्रोविजन अकाउंट में टोटल में 450 का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए फॉर ईच ऑप्शन। अगर 100 ऑप्शंस है तो 450 इंटू 100 ऑप्शंस, यानी 4.5, यानी 45,000 का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो एक ही बार में 450 का प्रोविजन नहीं बनाना है, प्रोविजन तो अपने हर साल थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है ना, तो ईयर 1 2 3 हर साल बना रहे हैं। तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके बनाना है, जिससे कि वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद वेस्टिंग डेट में ईसो अकाउंट में 450 का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए फॉर एवरी ऑप्शन। ठीक है,
अब जो अमाउंट आएगा ना सर, कितना होना चाहिए? आप लोग ने अंदाजा लगाया होगा 150 150 150 करके। वो 150 150 150 कैलकुलेशन आपने जो किया है वो सही है, बट उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, एक मेथड है। वो मेथड को समझो, वो फॉर्मूला को समझो। तो इधर में जो ऑप्शन एक्सपेंस का प्रोविजन अपने बनाएंगे ना इधर में, मतलब इधर में हर साल जो अमाउंट आएगा, ठीक है, वो अमाउंट आपने जो 150 150 150 किया दिमाग में, वो सही किया, सही है, बट उसको करने का एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, एक तरीका है। देखो मैंने क्या बोला, 450 हर ऑप्शन के लिए आना चाहिए। तो अगर 100 ऑप्शंस है तो 450 इंटू 100 जितना होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस expected to be availed into intrinsic value, मतलब 450। Number of options expected to be availed into intrinsic value, यानी टोटल में प्रोविजन ईसो अकाउंट में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, आफ्टर द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड इतना का प्रोविजन होना चाहिए। अब देखो ये जो नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड है ना, ये हर साल चेंज होगा। ईयर 1 में चेंज होगा, ईयर 2 में चेंज होगा, ईयर 3 में चेंज होगा। सर क्यों चेंज होगा? एम्प्लॉयज बीच में छोड़कर जा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आपने ईसॉप दिया तो एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज टिके रहेंगे। कुछ एम्प्लॉयज को बेटर ऑफर मिल रहा है किसी और कंपनी से, तो उन लोग ऑब्वियसली स्विच ऑफ करेंगे और दूसरे कंपनी में स्विच ऑन करेंगे, स्विच ओवर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज लोग ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 में थोड़ा थोड़ा करके 3 4 एम्प्लॉयज छोड़कर चले गए। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड चेंज होगा हर साल। एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड, ये ईयर 1 2 3 हर साल चेंज होगा। इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी इन टोटल इतना का प्रोविजन बनाना है, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। सर ये क्या किया आपने? ईयर 1 वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल का है। ईयर 1 के एंड तक कितना प्रोविजन बनाना है? दिस इंटू 1/3। ईयर 1 के एंड तक कितना बना लेना है? नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू इंटू 1/3 करने से क्या निकल रहा है कि ये जो प्रोविजन है ये 3 साल में बनाना है और फर्स्ट ईयर के एंड तक इतना बना लेना है। Number of options expected to be availed into intrinsic value into expired period by vesting period। समझ में आया ना? क्लियर? ईयर 2 में 2/3 हो जाएगा, यानी सेकेंड ईयर के एंड तक इन टोटल इतना प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू 2/3। इनटू 2/3 मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक इतना का प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, बिकॉज इन टोटल आपको ओवर 3 इयर्स ये प्रोविजन चाहिए, इतना प्रोविजन चाहिए। सेकेंड ईयर के एंड तक इंटू 2/3
सेकेंड ईयर के एंड तक इंटू 2/3 जितना प्रोविजन बन जाना चाहिए। सर अपने लोगों ने तो फर्स्ट ईयर में भी प्रोविजन बनाया था, तो जितना फर्स्ट ईयर में बनाया था उसको माइनस कर दूं। एक्सपेंस ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड। जो ईयर 1 में प्रोविजन बनाया था उसे माइनस कर दूं। देखो, ईयर 2 के एंड तक इतना प्रोविजन बनाना है। ये ईयर 2 के एंड तक इतना का ईसो अकाउंट में बैलेंस आना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस, जिसमें से ईयर 1 में आपने इतना प्रोविजन बना लिया है, बना चुका है, तो सेकेंड ईयर में कितना बनाना है, माइनस करके अमाउंट निकल जाएगा। समझ में आया ना? तो दिस इज द फॉर्मूला। इसको इसको याद करने का जरूरत नहीं है, कि ऑलरेडी आपको याद हो चुका है। और जैसे जैसे अपने सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, ये बार बार हर साल यूज होगा। जैसे अगर अपने 10 सम्स कर रहे हैं, तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, तो हर साल तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो 30 बार आप इस फॉर्मूला को यूज कर चुके होंगे 10 सम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको इस फॉर्मूला को याद करने का प्रेशर लेना ही नहीं, समझने का चाप लो, कॉन्सेप्ट को समझो। फिर थर्ड ईयर में ऊपर में 3 आ जाएगा, तो 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी दिस इज द टोटल प्रोविजन विच इज टू बी इन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ईसो अकाउंट। यानी थर्ड ईयर के एंड तक इतना आना चाहिए, जिसमें से आपने ईयर 1 और ईयर 2 में इतना इतना क्रिएट कर लिया, तो उसको माइनस कर दो, तो ईयर 3 का मिल जाएगा कि ईयर 3 में और कितना प्रोविजन बनाना होगा अपने को। समझ में आया? हाँ ना? तो थर्ड ईयर के एंड तक इन टोटल अपने को 450 का प्रोविजन क्रिएट कर देना है। ठीक है? तो ईयर 3 के एंड, ईयर 3 के एंड तक ईसो अकाउंट में 450 रुपीस का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। ईयर 3 के एंड तक ईसो अकाउंट में 450 का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। अब ईयर 3 एंड हो चुका है, अब वो घड़ी आ चुकी है जब जो एम्प्लॉयज कंपनी में टिके हुए हैं उन्हें ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने दिया जाएगा। यानी अब एम्प्लॉयज ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज प्राइस देकर। यानी अब वो घड़ी आ चुका है कि जब सब जो एम्प्लॉयज ऑप्शंस, जो एम्प्लॉयज कंपनी में टिके हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं, वे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, कर सकते हैं। कर सकते हैं मीन्स करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते, ऑप्शंस है, राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो करना चाहो तो करो। तो जो लोग ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, जो लोग ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, वो लोग कितना रुपया देंगे कंपनी को? 50 रुपया देंगे। एक्सरसाइज करने के लिए कितना देंगे? 50 रुपया देंगे। तो कंपनी में 50 रुपया बैंक में आएगा। ठीक है? 50 रुपया कंपनी में, कंपनी के बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट।
50। अभी वो टाइम आ चुका है कि जो प्रोविजन क्रिएट किया था ईसो अकाउंट में उसे यूटिलाइज करें। ईसो अकाउंट में 450 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है फॉर ईच ऑप्शन। ईसो अकाउंट में 450 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है फॉर ईच ऑप्शन। अब इस प्रोविजन को इस्तेमाल करने का घड़ी आ गया है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज लोग ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, तो कंपनी को 450 का धक्का एक एक करके लगते जाएगा। यही धक्का बर्दाश्त करने के लिए कंपनी ने ईसो अकाउंट का प्रोविजन बनाया है। तो अब ईसो अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे 450 का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए। अब जैसे जैसे एम्प्लॉयज लोग 50-50 रुपीज देकर ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, कंपनी को 450 का धक्का लगते जाएगा, नुकसान होते जाएगा। यही नुकसान को बियर करने के लिए प्रोविजन बनाया गया है, 450 रुपीज फॉर ईच ऑप्शन, जिसमें हर ऑप्शन के लिए 450 का क्रेडिट बैलेंस है। तो अब ईसो अकाउंट को यूज करेंगे लॉस को बियर करने के लिए। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, तो उसके जगह ईसो अकाउंट डेबिट होगा 450 से। हो गया हो गया ईसो अकाउंट का यूटिलाइजेशन। ईसो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था, अभी डेबिट होकर ईसो अकाउंट का यूज हो गया, जो प्रोविजन बनाया था वो काम आ गया। 450 का लॉस के जगह अपने ईसो अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो वो प्रोविजन बनाया हुआ काम आ गया, यूटिलाइज हो गया ईसो अकाउंट। आप खुद ही देखो ना, ये ईसो अकाउंट डेबिट होने के पीछे क्या डेबिट हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप खुद ही देखो, इधर में हर साल ईसो अकाउंट को क्रेडिट किया, इधर में ईसो अकाउंट डेबिट हो गया, तो ईसो अकाउंट खत्म, यूटिलाइज हो गया, यूटिलाइज हो गया। अल्टीमेटली डेबिट हुआ तो कौन सा अकाउंट, अल्टीमेटली नेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अल्टीमेटली नेट में डेबिट हुआ तो कौन सा अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ईसो अकाउंट डेबिट के पीछे मेरे को कौन सा अकाउंट डेबिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिकॉज आपने हर साल एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस किया, तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस तो उसी समय स्क्वायर ऑफ हो गया। अभी जब शेयर्स इशू कर रहे हैं तो 450 का लॉस के जगह ईसो अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो ईसो अकाउंट भी यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया। अल्टीमेटली डेबिट हुआ तो हुआ कौन सा अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर में ईसो अकाउंट डेबिट के पीछे क्या छिपा हुआ है, ये 3 साल से जो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट कर रहे थे वो, ये ईसो अकाउंट डेबिट के पीछे क्या छिपा दिखाई दे रहा है, कौन सा
क्या चीज दिखाई दे रहा है? ये 3 साल से जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे थे वो। तो देखो क्या हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट, यानी एम्प्लॉय ने 50 रुपया दिया। ईसो अकाउंट डेबिट, यानी एक तरीके से पीएल अकाउंट डेबिट। तो कंपनी ने 450 रुपया का नुकसान बर्दाश्त किया। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 500। 500 रुपया में कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकता था ना। अब 500 रुपया का बंटवारा कैसे हुआ? कंपनी 450 का नुकसान झेला, बर्दाश्त किया, और 50 रुपया एम्प्लॉय से मांगा। आ गया 500। 500 में इश्यू कर सकता था ना अपना शेयर्स को। 500 में से 450 कंपनी खुद नुकसान बर्दाश्त किया और 50 रुपये एम्प्लॉय से मांगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50, ईसो अकाउंट डेबिट 450। इसके अगेंस्ट शेयर्स इशू करेंगे। एक्सरसाइज करा है ना 50 रुपया देकर, तो शेयर्स इशू करना है। टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है? 10। बाकी 490 सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में तो देखो 10 ही जाएगा, बिकॉज शेयर कैपिटल क्रेडिट फेस वैल्यू तक ही हो सकता है, फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। शेयर कैपिटल क्रेडिट फेस वैल्यू तक ही हो सकता है, फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब 10 रुपया का शेयर 500 रुपया में इशू करेंगे तो 490 रुपीज प्रीमियम होता है कि नहीं होता है? तो व्हेन दी ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज प्राइस के लिए बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपीज। ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके लिए ईसो अकाउंट डेबिट 450 रुपीज। 50 प्लस 450 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, जिस प्राइस में कंपनी अपना शेयर्स इशू कर सकता है। बट ये वाले केस में वो 500 रुपया में से 450 का नुकसान कंपनी ने लिया और 50 रुपया में एम्प्लॉयज ने खरीदा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50, ईसो अकाउंट डेबिट 450। शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। मैक्सिमम फेस वैल्यू से जितना हो सकता है, एक ऑप्शन पर एक शेयर इशू कर रहे हैं तो 10 रुपीज। बाकी 490 सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप 500 रुपया का, अब 10 रुपया का फेस वैल्यू का शेयर्स को 500 रुपया में इशू करोगे तो 490 सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा। सो दिस इज द एंट्री टू बी पास्ड फॉर द ऑप्शंस विच आर एक्सरसाइज्ड। This is the entry to be passed for the options which are exercised. हर एम्प्लॉय अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं करेगा, कुछ एम्प्लॉयज ऑप्शंस को छोड़ देंगे। तो एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद उन ऑप्शंस का क्या होगा? वो ऑप्शंस हो जाएंगे लैप्स, डेड, कैंसल। तो जो ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुए बट वेस्ट हो चुके थे, वेस्ट हो चुके थे, एम्प्लॉयज के पास ऑप्शंस आ चुका था, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, ऑप्शंस वेस्ट हो चुका था, एम्प्लॉयज के पास ऑप्शंस आ चुके थे बट उन्होंने ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं किया, तो यानी ये इन ऑप्शंस के लिए तो ईसो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। यानी इन ऑप्शंस के लिए तो ईसो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। वो क्रेडिट बैलेंस का तो अब कोई काम नहीं है, वो क्रेडिट बैलेंस का तो अब कोई काम नहीं है। क्या करे उसका? उसको जहां से लाए थे वहां भेज देंगे। पीएल से लाए थे, पीएल में भेज देंगे।
क्रेडिट को ईसो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट को डेबिट करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, या फिर जनरल रिजर्व। ईसो अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे या पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, दोनों में से कोई भी। दिस इज फॉर द ऑप्शंस व्हिच आर लैप्स्ड। समझ में आया ना? तो बेसिकली कुल मिलाकर इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही सारे एंट्रीज है। हर साल ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हर साल ईयर के एंड में ये दो एंट्रीज पास करना है। उसके बाद जब ऑप्शंस एक्सरसाइज होने लगेंगे, तो हर ऑप्शन मतलब ऑप्शंस एक्सरसाइज होने लगेंगे, तो जो ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए उनके लिए ये वाला एंट्री, एक्सरसाइज वाला एंट्री, और जो ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं उनके लिए लैप्स वाला एंट्री। समझ में आया ना? तो बस इतना ही। ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हर साल ईयर के एंड में ये दो एंट्रीज, अमाउंट क्या होगा ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। फिर उसके बाद जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज करने का टाइम आ जाएगा, तो जो ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाएंगे उनके लिए ये वाला एंट्री, और जो लैप्स हो जाएंगे उनके लिए ये वाला एंट्री जो एक्सरसाइज नहीं हुए। समझ में? दिस इज द ऑल ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द ऑल। ठीक है, हम लोग को क्विकली क्या करना है, अकाउंटिंग एंट्रीज लिख लेना है। एक बार क्विकली लिखो, जर्नल एंट्रीज, लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। 5 मिनट दो, हो जाएगा, ज्यादा एंट्रीज नहीं है, आप लोग को पता है। जर्नल एंट्रीज 1 करके लिखो, ऑन द डेट ऑफ, ऑन द ग्रांड डेट। 1 करके लिखेंगे ऑन द ग्रांड डेट, ऑन द ग्रांड डेट, डैश देके लिखो नो एंट्री। डैश देके लिखो नो एंट्री। देन 2, ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, comma, at the end of each year, during the vesting period, at the end of each year, during the vesting period, comma, at the end of each year, a, a मतलब पहला एंट्री क्या है, a, employee compensation expense account debit to employee stock option outstanding account। लिखो a, दो एंट्रीज पास करना है ना, हर साल ईयर के एंड में दो एंट्रीज पास करना है, तो a, employee compensation expense account debit to employee stock option outstanding, b, statement of profit and loss debit to employee compensation expense, b, statement of profit and loss debit to employee compensation expense, to employee compensation expense। अब इधर में क्या लिखेगा आप लोग, ऑप्शन एक्सपेंस। जहां पर ए करके लिखा ना एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, उधर में लिखो ऑप्शन एक्सपेंस। फिर स्टेटमेंट बी करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। अब नीचे में ऑप्शन एक्सपेंस का फॉर्मूला लिखो। ऑप्शन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है, ऐसे करके ऑप्शंस
ऑप्शन एक्सपेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्शंस expected to be availed into intrinsic value brackets close into expired period divided by vesting period। फिर इस पूरे को एक बड़ा ब्रैकेट्स दो, इस पूरे को एक बड़ा ब्रैकेट्स दो, फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर में माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी recognized, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी recognized, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी recognized। ठीक है, 3 में लिखो, 3 में लिखो at the time of exercise of options। कैसे लिखा है? 1 में ग्रांट डेट नो एंट्री, 2 में ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ए बी, देन 3 में लिखो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस। एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट to equity share capital to securities premium, to equity share capital to securities premium। to equity share capital to securities premium। लास्ट 4 में लिखो 4 में लिखो when options lapse, that is cancellation of vested options, that is cancellation of vested options। when options lapse, that is cancellation of vested options। एंट्री लिखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व स्लैश स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व स्लैश स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दिस इज ऑल वी हैव इन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी इस पर एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, जो कि अपने नेक्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्लास करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए आज के लिए इतना ही। समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो पूछो प्लीज। समझ में आया? यस नो एक बार। ठीक है,
क्लियर है? ओके, चलो देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय।